हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक नई कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस कहानी का टाइटल है कौवे और उल्लू। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवे की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवे को तो उसने उल्लू का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवे से इतनी नफरत थी कि वह किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लू के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने शाने और बुद्धिमान कौवे से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से निपटने रहना क्या दुख है। बहुत से कौवों ने कां करके विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। शाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवे से सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिर जीवन नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से ही काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझे पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर षण्मुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विशाल का सामना जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ली उठे, इस गद्दार को मार दो, फिर गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापट मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूस की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी। तुरंत वहां एक भी कौवा नहीं मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋषिमूर्ख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवा हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर
हजार थू सारे उल्लू हूँ की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण की नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके स्थायी नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। आओ उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वह अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कुछ दिन बाद स्थिरजीवी लकड़ियां वाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों की काफी ढेर जमा हो गई। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवे सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे लाइए। कौवे की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंची। स्थिरजीवी द्वार ढेर लगाई, लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिति को कुआं रतन की उपाधि दी। सीख, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।